गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने YouTube चैनल के इस वीडियो में इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। भारत और चाइना का रिश्ता, इसके दो अहम हिस्से माने जा सकते हैं। एक 1962 से पहले का समय और दूसरा 1962 के बाद का समय। 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ और इसे हम दोनों के रिश्ते के बीच में एक जंक्शन मान सकते हैं। इसलिए हम आज अपने इस इंडिया चाइना रिलेशनशिप के पार्ट 1 में 1962 से पहले की स्थिति को समझेंगे। उसके बाद हम अपने आने वाले वीडियो में 1962 के बाद की स्थिति को समझेंगे। भारत और चाइना ये दोनों पड़ोसी मुल्क हैं और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र वही पड़ोसी नहीं होते हैं जिनके बॉर्डर मिलते हैं, पड़ोसी वो भी होते हैं जिनसे दिल मिलते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत और चाइना के दिल अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हालांकि अगर हम भारत और चाइना के रिश्तों का अध्ययन करते हैं और इसके इतिहास में जाते हैं तो हम पाते हैं कि भारत और चाइना एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। भारत और चाइना के बॉर्डर को मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हिमालय की पहाड़ियाँ बांटती है, जिस कारण से भारत और चाइना के अपने अपने सिविलाइजेशंस डेवलप हुए। भारत और चाइना विश्व में सबसे पुराने सभ्यताओं में से एक है, दोनों की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। उसके बावजूद भारत और चाइना के बीच में लेन देन की प्रक्रिया जारी रही, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो या और भी हर सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र में हो। हर तरीके से भारत और चाइना के बीच में एक जुड़ाव बना रहा। इसमें अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण बिंदु हमें सामने दिखने को मिलता है, उसे कहते हैं सिल्क रोड। सिल्क रोड कहने का अर्थ है, एक्चुअली यह रोड चाइना को विश्व के कई भिन्न भिन्न देशों से जोड़ता था और यह दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हान डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। और यह सिल्क रूट चाइना के व्यापार को न केवल इंडिया बल्कि सदर्न ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अरेबियन नेशंस यानी कि ये बहुत बड़े क्षेत्रों के देशों के साथ व्यापार करने का एक बहुत अहम मार्ग होता था। विशेष रूप से चाइना एक्चुअली सिल्क का निर्यात करता था और इसलिए इसका नाम सिल्क के कारण ही सिल्क रूट पड़ा। अभी आप शी जिनपिंग के नेतृत्व में वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं, जिसका कि इंडिया विरोध भी कर रहा है। एक्चुअली यह जो प्रोजेक्ट है इसी सिल्क रूट से प्रभावित है। इंडिया में भी सिल्क रूट के कई साक्ष्य मिलते हैं। तक्षशिला मुंबई है, आपको तमिलनाडु, पुदुचेरी जैसे कई क्षेत्र, यूपी जैसे कई क्षेत्रों में हमें सिल्क रूट के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे स्पष्ट पता चलता है कि चाइना और भारत के बीच में एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। दोनों के बीच में व्यापार व्यापक स्तर पर हुआ करते थे। इसमें आपको इसके साथ साथ हम देखें, इसमें आप देखते हैं तो हमारे यहाँ से भी कॉटन का निर्यात चाइना होता था और उनके यहाँ से सिल्क और अनेक ऐसे वस्तु जो कि भारत आयातित होते थे। साथ में हम देखते हैं तो भारत और चाइना के बीच में यात्रियों का आना जाना, विशेष करके धार्मिक यात्रियों का आना जाना सदैव लगा रहा और ये लोग एक दूसरे के सभ्यता संस्कृति का आदान प्रदान भी करते रहे। आपने बौद्ध धर्म के बारे में सुना होगा। फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए, हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आए। उसके साथ साथ छात्राओं का भी आगमन चाइना से भारत होता रहा और भारत से भी छात्राएं चाइना जाते रहे। विशेष करके चूँकि भारत उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा हब हुआ, सेंटर हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय ऐसे कई एजुकेशन सेंटर हमारे यहाँ थे, जहाँ पर कि चाइना से लोग, चाइना के छात्र भारत आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। इसमें विशेष रूप से बुद्धिज़्म का फैलाव भी बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करता है। एक्चुअली चूँकि बुद्धिज़्म का जन्म ही उत्पन्न ही भारत में हुआ था, तो बुद्धिज़्म का फैलाव उसके बाद चाइना और चाइना से कई राष्ट्रों में भी हुआ। तो बुद्धिज़्म को भी जानने और समझने के लिए चाइना से उनके छात्र और बाकी लोग भी भारत आते रहे और इस कारण से दोनों के बीच में एक विशेष संबंध सदैव बना रहा। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करें तो हमें महाभारत में भी भारत और चीन के रिश्ते के बारे में समझ में कुछ जानकारियाँ मिलती है। महाभारत में हमें एक किन डायनेस्टी के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक किन जिसके आधार पर ही उसे बाद में चीन कहा जाने लगा। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसके कई साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि भारत का चाइना के साथ व्यापारिक संबंध रहा। बुद्धिस्ट स्रोतों में भी हमें कई इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना कहना है, इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारत और चाइना के बीच में एक ऐसा रिश्ता था जो कि सदैव से बना रहा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभ्यता संस्कृति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, दोनों के रिश्ते बने रहे। अब हम इस मैप में देख सकते हैं भारत और चाइना की स्थिति को। दोनों देश एशिया में है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसके लिए मार्कर का
यूज भी करूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं स्पेशली ये जो एरिया है एक्चुअली स्पष्ट रूप से भारत और चाइना के बॉर्डर को अभी दिखला रहा है, और यह मुख्य रूप से हिमालय की पहाड़ियाँ, दर्रे, चोटियाँ, इनके माध्यम से भारत और चाइना के जो डिमार्केट किया गया है बॉर्डर को, वो बड़ा ही नेचुरल बॉर्डर है। कोई विशेष डिफरेंसेस नहीं है। इस नेचुरल बॉर्डर को आसानी से हम इंडिया और चाइना के बॉर्डर को इस नेचुरल बॉर्डर के माध्यम से हम डिमार्केट कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र को देख रहे हैं, यहाँ ये तिब्बत एक्चुअली ये डिस्प्यूटेड रहा, भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा कारण रहा। यहाँ आप भूटान को देख सकते हैं और यहाँ आप नेपाल को भी देख सकते हैं। नेपाल और भूटान को आप जो देखते हैं एक्चुअली इंडिया भारत चाइना से सदैव एक अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता था, और इसलिए भारत बफर स्टेट पॉलिसी को अपनाता है। जब भी कोई दो सशक्त राष्ट्र अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना चाहता है तो दोनों एक बफर स्टेट पॉलिसी को अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पॉलिसी के कारण इन दोनों बड़े राष्ट्रों में किसी तरह का बॉर्डर डिस्प्यूट्स ना हो। और इसी तरह का पॉलिसी इंडिया भी अपनाना चाहता रहा है, क्योंकि अगर नेपाल और भूटान का जो लोकेशन है ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कम करता है। अगर इंडिया का कोई डिस्प्यूट्स होता है तो नेपाल के साथ होगा इस एरिया में, और अगर चाइना का कोई डिस्प्यूट होता है तो नेपाल के साथ होगा। ठीक वही स्थिति भूटान के साथ है। इंडिया तिब्बत के साथ भी कुछ इसी तरह के पॉलिसी को अपनाना चाहता रहा। इंडिया चाहता था कि तिब्बत की स्थिति एक बफर जोन स्टेट के रूप में रहे और भारत और चाइना के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स ना हो। साथ ही साथ बुद्धिज्म के कारण भी तिब्बत के साथ भारत का एक सेंटिमेंटल लगाव भी शुरू से बना रहा, जिस कारण से इंडिया तिब्बत को एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में देखना चाहता रहा, परंतु भारत का ये सोच सफल नहीं हो पाया। अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से भारत और चाइना के रिश्तों में खटास आया। एक्चुअली स्वतंत्रता के पहले भारत और चाइना दोनों के गोल लगभग एक से थे। दोनों राष्ट्र साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, क्योंकि दोनों राष्ट्र साम्राज्यवाद के पीड़ा को झेल चुके थे और वो समझते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सहयोग करने की चेष्टा करते थे। 1927 में ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में एक कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में एफ्रो एशियंस नेशंस, यानी कि वैसे कंट्रीज़ जो कि डिप्रेस्ड नेशंस थे, जो साम्राज्यवाद से ग्रसित थे, उनका एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था। इस कॉन्फ्रेंस में भारत और चाइना दोनों ने मंच साझा किया और दोनों ने पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध किया। साथ ही साथ दोनों ने एक दूसरे को सहयोग देने का भी पूर्ण रूप से वादा किया। इसके ही बाद भारत में 1931 में जब जापान एक साम्राज्यवादी राष्ट्र हुआ करता था और वो चाइना के मंचूरियन प्रोविंस पर आक्रमण करता है, और इसके विरोध में भारत जापान के खिलाफ भी खड़ा होता है और भारत चाइना का पूर्ण समर्थन करता है और भारत में चाइना डे मनाया जाता है। इस चाइना डे के उपलक्ष्य में भारत जापान के वस्तुओं का बहिष्कार करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत और चाइना दोनों साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना रखते हैं। परंतु आगे परिवर्तन समय के साथ होता है। जब 1947 में भारत में न्यू दिल्ली में एशियन रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस हुआ, इस रिलेशनशिप कॉन्फ्रेंस में हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें चाइना के भी डेलीगेट्स आए और तिब्बत के भी डेलीगेट्स आए। उस समय चाइना में कुओमिंतांग सरकार हुआ करती थी। कुओमिंतांग सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार थी, वो आज के कम्युनिस्ट सरकार से अलग है। कुओमिंतांग सरकार के डेलीगेट्स आए और उन्होंने तिब्बत से आने वाले डेलीगेट्स का विरोध किया, क्योंकि चाइना तिब्बत को अपना टेरिटरी मानता था, अपना अधिकार क्षेत्र मानता था। तो उनका कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस में तिब्बत के डेलीगेट्स क्या कर रहे हैं। भारत ने भी इसका विरोध किया कि उस समय केएमटी गवर्नमेंट, कुओमिंतांग गवर्नमेंट ने एक मैप जारी किया, जिस मैप में उन्होंने तिब्बत को अपना हिस्सा दिखलाया था। तो भारत इसका पुरजोर विरोध करता है और उनका कहना था कि तिब्बत को ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए। हालांकि ये विरोध तो सामने दिखा, लेकिन इसका कुछ हल उस समय नहीं दिखा। उसी समय चाइना में एक सिविल वार चल रहा था कुओमिंतांग गवर्नमेंट और कम्युनिस्टों के बीच में। इस सिविल वार में फाइनली 1949 में कम्युनिस्टों की जीत हुई और कुओमिंतांग गवर्नमेंट को वहाँ से भगा दिया गया। और यही कुओमिंतांग के जो फॉलोअर्स थे, ये लोग फॉर्मोसा द्वीप पे चले गए, और जो फॉर्मोसा द्वीप आज ताइवान के रूप में जाना जाता है। इसलिए ताइवान और चाइना के रिश्ते सदैव तल्ख रहते हैं। तो 1949 के बाद अब चाइना में कम्युनिस्ट की सरकार बन गई, और कम्युनिस्ट एक्चुअली वही जिसको आज पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में जाना जाता है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब सरकार में नहीं थी, उसके पहले उन्होंने एक वादा किया था कि जैसे ही पीआरसी की सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार चाइना में बनेगी, ये लोग तिब्बत को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ तक कि उस समय जो
कम्युनिस्टों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये चाइना पीआरसी का एक कर्तव्य है कि वो तिब्बत को आज़ाद करे, लिबरेट करे, लेकिन चाइना यह एक झूठा वादा करता रहा। जब चाइना में कम्युनिस्टों की सरकार बन गई तो उसके पश्चात उन्होंने अपने वादे के विपरीत तिब्बत पे पूर्ण रूप से आक्रमण कर दिया। ये आक्रमण इंडिया को झकझोर के रख दिया और इंडिया को ये समझ में आने लगा कि कम्युनिस्टों की सरकार ने भारत के साथ छल किया है। इंडिया ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन इसका कोई भी लाभ दिख नहीं रहा था। हालांकि भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कम्युनिस्टों के सरकार को सपोर्ट प्रोवाइड किया और इन्होंने चाहा कि यूनाइटेड नेशंस में भी कम्युनिस्ट चाइना को रिप्रेजेंटेशन मिले, जिसके खिलाफ कई राष्ट्र थे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड अमेरिका भी था। लेकिन चाइना के इस स्टैंड में इंडिया ने स्टैंड लिया कि चाइना को भी यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेशन मिले। नेहरू जी का व्यू था कि ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता कि हम कम्युनिस्ट की सरकार को चाइना में पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत वहाँ की सरकार को रिकॉग्नाइज करे ताकि भारत और चाइना के बीच में एक मजबूत रिश्ता बना रहे। लेकिन नेहरू जी के यह विचार भी धीरे धीरे धूमिल होता दिखने लगा। अब हम तिब्बत के साथ जो समस्या थी, तिब्बत जो विवाद बनकर उभर रहा था, उसके विषय में थोड़ा समझते हैं। तिब्बत का जो लोकेशन है, जैसा कि अभी हमने मैप में देखा कि भारत और चाइना के बीच में एक तरफ भारत का बॉर्डर पड़ता है, दूसरी तरफ चाइना का सिंकियांग प्रोविंस है। तो तिब्बत का लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तिब्बत दूसरा, चूँकि इसकी जो हाइट है और या इसकी हाइट और वहाँ पे एक पठार है, इसे विश्व का छत भी माना जाता है। तो इसकी जो ऊंचाई है और एक पठारी क्षेत्र है, इसके कारण भी स्ट्रेटेजिकली एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो इस पर तिब्बत पे चाइना भी अपना आधिपत्य चाहता था और इंडिया चूँकि बफर स्टेट पॉलिसी को अपनाने के कारण चाहता था कि तिब्बत को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करे, जिस कारण से दोनों देशों के बीच में तिब्बत को लेकर के थोड़ा डिस्प्यूट्स था। यही नहीं, तिब्बत में एक्चुअली बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं और वहाँ के जो पॉलिटिकल हेड है वो दलाई लामा हुआ करते हैं, जो कि एक धार्मिक गुरु भी होते हैं। लेकिन चाइना जो कम्युनिस्ट जो था वो चूँकि इसके खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है, यानी कि कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी तिब्बत के लोगों की आइडियोलॉजी से बिल्कुल भिन्न है। तो चूँकि भारत का बौद्ध धर्म से एक लगाव शुरू से रहा है, तो भारत के लोग तिब्बत के प्रति एक सेंटिमेंटल रिलेशन लगाव मानते हैं, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है, जिस कारण से तिब्बत भारत और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट्स के रूप में उभर रहा था। अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाते हैं तो हम पाते हैं कि तिब्बत पे अधिकार करने के लिए चाइना बहुत पहले से प्रयासरत रहा और 19वीं शताब्दी में मंगोलों और तिब्बतों के बीच में कई बार लड़ाइयाँ भी हुई है। 1890 में ब्रिटेन ने चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर को डिमार्केट किया, और लेकिन इस बॉर्डर को तिब्बत के रूलर्स ने नहीं माना। उसी समय रसिया भी तिब्बत में अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। जब ऐसी स्थिति में लॉर्ड कर्जन ने 1904 के आसपास यंग हस्बैंड के नेतृत्व में अपने सेना को तिब्बत में भेजा। जब यहाँ पे इंडिया, ब्रिटेन, रशिया और चाइना तीनों अब तिब्बत में अपने अधिकार को दबदबा बनाए रखने की कोशिश करने लगे। ऐसी स्थिति में फाइनली एंग्लो रशिया डिफरेंस को दूर करने के लिए 1907 में एक ट्रीटी साइन हुआ और ब्रिटेन और रसिया दोनों ने चाइना का आधिपत्य तिब्बत पे स्वीकार किया। दोनों ने स्वीकार किया कि तिब्बत चाइना के आधिपत्य में है, परंतु तिब्बत के लोगों को ये स्वीकार नहीं था। तिब्बत उसके बावजूद पहले और उसके बाद भी चाइना से ऑटोनॉमी चाहता था। इसीलिए 1911 में जब चाइना में क्रांति हुई डॉक्टर sun yat-sen के नेतृत्व में, उसके बाद तिब्बत ने चाइना के जो सैनिक तिब्बत में थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया। चाइना ने बहुत प्रयास किया कि वो फिर से अपने आधिपत्य को स्थापित करे, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। 1914 में उसके बाद 1914 में सिमला समझौता हुआ। इस सिमला समझौता में ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव, चाइना के रिप्रेजेंटेटिव और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव सभी लोग आए और इन लोगों ने फाइनली ब्रिटेन ने तिब्बत पे चाइना के सुजरेंटी को तो स्वीकार किया, लेकिन चाइना को दो भागों में बांटने का प्रयास भी किया। तिब्बत को आउटर तिब्बत और इनर तिब्बत में बांटा। इनर तिब्बत को पूर्ण रूप से चाइना के आधिपत्य में दिया गया और आउटर तिब्बत को ऑटोनॉमी प्रोवाइड किया गया। यानी कि आउटर तिब्बत को ये स्वतंत्रता थी कि वो अपने तरीके से, आउटर तिब्बत को अपने तरीके से इसके अपने इंटरनल अफेयर्स को वो डिसाइड करे, अपने आंतरिक मामलों को डिसाइड करे। और चाइना इस बात पे एग्री हुआ कि वो आउटर तिब्बत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। चाइना के पार्लियामेंट में आउटर तिब्बत के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे।
यही नहीं, कोई भी सिविल सर्वेंट आउटर तिब्बत में या उसके कोई सैनिक अपॉइंट नहीं होंगे और चाइना इसे अपने कॉलोनी के रूप में स्थापित नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद, इस एग्रीमेंट के बावजूद चाइना बार बार पूरे तिब्बत पे अपने ऑटोनॉमी को बनाए रखने का प्रयास करता रहा। 1933 से 39 के बीच में कुओमिंतांग सरकार ने भी कई ऐसे प्रयास किए जो कि आउटर तिब्बत के फॉरेन अफेयर्स, आंतरिक मामलों को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद चाइना ने प्रयास किया कि पूरे तिब्बत पे अपना कंट्रोल करे, लेकिन तिब्बत अभी भी अपने आप को एक ऑटोनोमस कंट्री के रूप में स्थापित करता रहना चाहता था। इंडिया तिब्बत के सपोर्ट में था और वह इसे एक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखना चाहता था। लेकिन जब पीआरसी सरकार आई और पीआरसी सरकार ने एक झूठा वादा किया और उन्होंने 1950 के अंत में 1950 के अक्टूबर में उन्होंने जब तिब्बत पे पूर्ण रूप से आक्रमण कर दिया, जो कि इंडिया के लिए एक सरप्राइज था। लेकिन इंडिया आपके प्रोजेक्ट जो इंडिया ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन चाइना ने उसका कुछ भी नहीं सुना, भारत का कुछ भी नहीं सुना और चाइना ने अपने आधिपत्य को पूरे तिब्बत पे बनाया। और साफ साफ जब ऐसी परिस्थिति बनी तो दलाई लामा तिब्बत छोड़ के वहाँ से भाग निकले। फाइनली चाइना और तिब्बत के बीच में 23 मई 1951 को एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट में तिब्बत मजबूरनवश चाइना के सोवरेंटी को यानी संप्रभुता को स्वीकार करता है। यानी जो अभी तक सुजेरेंटी यानी आधिपत्य पर तक सीमित था, वो अब संप्रभुता के बाद तक आ गई। यानी कि 1951 में पहली बार तिब्बत मजबूरनवश चाइना के संप्रभुता को स्वीकार कर लेता है। इंडिया ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका और चूंकि इंडिया चाहता था कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते अभी भी अच्छे बने रहें और इसने इसका कोई विशेष विरोध नहीं किया, इंडिया ने उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस में चाइना के रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट किया। इंडिया ने तिब्बत में अपने जो अधिकार थे, जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट थे इंडिया के, व्यापार के अधिकार, सब कुछ का त्याग कर दिया। इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब इंडिया किसी भी तरह के अपने ट्रूप्स, सेना को तिब्बत में नहीं रखेगा। उसके जो ट्रेड रूट्स के सुरक्षा के लिए, जो 1914 के एग्रीमेंट में था कि ट्रेड रूट्स के सुरक्षा के लिए ये अपने ट्रूप्स को रख सकता है, या उसके पोस्टल ग्यांगसे शहर तक इसके पोस्टल डिपार्टमेंट काम करते थे, इन सभी चीज़ों को इंडिया ने छोड़ दिया। इस प्रकार से इंडिया ने ऑलमोस्ट इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब तिब्बत पूर्ण रूप से चाइना का एक हिस्सा है। उसके पश्चात 1954 में फिर से एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई दोनों ने चाहा कि भारत और चाइना के रिश्ते तिब्बत समस्या के बाद पटरी पर आए और दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते बने ताकि दोनों देशों के बीच का व्यापार बढ़ सके। इसके लिए भारत और चाइना ने पंचशील समझौता तैयार किया। पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को के एग्रीमेंट के बाद ये प्रोसेस में आया और ये जो पंचशील समझौता था, इसमें 5 प्रिंसिपल्स थे। इस 5 प्रिंसिपल्स में जो मुख्य बिंदु थे वो था कि दोनों देश एक दूसरे राष्ट्र के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने का प्रयास करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दोनों देश समानता और सह लाभ की नीति पर काम करेंगे। और 5वां था, दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर काम करेंगे। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो इंडोनेशिया में हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस में भी दोनों देश पंचशील समझौते के तहत बहुत ही क्लोज रूप में काम करते दिखे और दोनों ने प्रयास किया कि भारत और चाइना का रिश्ता पूर्ण रूप से सामान्य हो जाए। उसके पश्चात भारत और चाइना के रिश्ते को दोनों देशों के बीच का हनीमून पीरियड माना जाने लगा। हिंदी चीनी भाई भाई जैसे कई ऐसे स्लोगन्स दिए गए जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने। लेकिन चाइना के मंसूबे अभी भी भारत के प्रति सही नहीं थे और वो चाहता था कहीं ना कहीं इसके पीछे उसकी एक बुरी मंशा थी। वो एक तरफ तो भारत के साथ व्यापार को बनाए रखना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत के टेरिटरी पर भी उसकी बुरी नज़र थी। इसीलिए दोनों देश जब एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाह रहे थे, उसी बीच में जुलाई 1958 में चाइना पिक्टोरियल में चाइना ने एक मैप इशू किया। इस मैप में उन्होंने भारत के 48,000 स्क्वायर फीट एरिया को अपने
टेरिटरी को के रूप में दिखलाया, जिसमें 36,000 स्क्वायर फीट जो लद्दाख के क्षेत्र का नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र का था और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र का था, और 12,000 स्क्वायर फीट जो नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र का था। इस तरीके से उनके यह जो मैप था ये भारत के लिए एक खतरे की घंटी के रूप में दिखना लाजमी था। भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया कि ये जो मैप है ये कहीं ना कहीं से भारत के पंचशील समझौता के अगेंस्ट है। उस समय केएमटी गवर्नमेंट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कहा कि यह जो मैप है केएमटी गवर्नमेंट के समय बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सका है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह का चिंता करने की विषय नहीं है। भारत इस बात को अब समझ चुका था कि कहीं ना कहीं चाइना के मन में कोई ना कोई बीज जरूर बोया जा रहा है। उसी बीच में इधर जब हम पंचशील समझौता हो रहा था, लेकिन तिब्बत जिसे कि चाइना अब अपनी संप्रभुता के क्षेत्र में मानता था, वहाँ पे लोग रिवोल्ट कर रहे थे। वहाँ के लोग चाइना के संप्रभुता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि जो रिवोल्ट हुआ, चाइना का मानना था कि चाइना तिब्बत में विकास करना चाहता है और वहाँ पे हॉस्पिटल्स खोलना चाहता है, रोड बनाना चाहता है, एयरपोर्ट बनाना चाहता है, जबकि कुछ लोग जो कि ओल्ड सोशल आइडियोलॉजी से हैं वो ऐसा नहीं चाहते हैं। जबकि तिब्बत का कहना था कि चाइना अपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूर्ण रूप से थोपना चाहता है और तिब्बत के ऑटोनॉमी को बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहता है, जिस कारण से तिब्बत के लोग इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाना चाहते थे। यह रिवोल्ट खम्पा रिवोल्ट के रूप में भी जाना जाता है, 1956 में जो शुरुआत हुआ। चाइना ने इसके लिए वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट ताकतों को, विशेष रूप से अमेरिका जैसे ताकतों को आड़े हाथों लिया और उसका कहना था कि तिब्बत में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ये कहीं ना कहीं से यूएसए के माध्यम से हो रही है। और इसके साथ साथ उसने भारत को भी ब्लेम किया। उसने कहा कि कलिम्पोंग को चाइना के खिलाफ उपयोग किया जा रहा है और इस तरीके से भारत और तिब्बत के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होता भी रहा। इसी बीच में जब दोनों के बीच में लड़ाई, तिब्बत में जो इस तरह के रिवोल्ट हो रहे थे, तो फाइनली 1959 में चाइना ने अपने फोर्सेस की मदद से तिब्बत पे अटैक किया और ऐसे स्थिति में दलाई लामा को वहाँ से भागना पड़ा। उनके भागने के साथ साथ कई उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी तिब्बत छोड़ कर के भाग गए और ये सभी लोग भारत आ गए। जब ये लोग भारत आ गए तो भारत ने, चूँकि भारत की संवेदनाएं सदैव तिब्बत से जुड़ा रहा, भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान किया। हालांकि भारत ने कहा कि हम चाइना के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह के इंटरफेयर नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ हम तिब्बत के लोगों से संवेदना व्यक्त करते हैं और इसलिए हम उन्हें एक शरण प्रदान कर रहे हैं। लेकिन ये बात चाइना को हजम नहीं हुई और ये कहीं ना कहीं भारत और चाइना के रिश्ते में एक खाई पैदा करना शुरू कर चुका था। ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच के रिश्ते को फिर से बहुत प्रभावित करना चालू कर चुका था। अब उसके पश्चात चाइना की नज़र देख चुका था कि भारत किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। एक तो तिब्बत को अपने हिस्से में शामिल कर चुका था, यानी तिब्बत में उसने अपना आधिपत्य संप्रभुता बना लिया था। दूसरा, वो इस चीज़ को समझ चुका था कि भारत किसी भी तरह का मिलिट्री एक्शन लेने को तैयार नहीं है। भारत का रुख बिल्कुल नरम था अभी तक। ऐसी स्थिति में इसका लाभ चाओ एन लाई उठाने लगा और उन्होंने भारत के साथ भी डिस्प्यूट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के सेना चाइना के क्षेत्र में प्रवेश किए हुए हैं, जबकि वास्तविकता ये थी कि जो क्षेत्र भारत का था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट का भी जो क्षेत्र जिसे पहले से भारत मानता रहा, उस क्षेत्र में हमारे सैनिक पहले से स्थापित थे, हमारे पोस्ट पहले से थे। लेकिन चाइना अब कहने लगा कि ये हमारे क्षेत्र हैं और भारत के सैनिक वहाँ पे आए हुए हैं। इस तरीके से वो भारत पे इलीगल इंट्रूजन का आरोप लगाने लगा। अगर हम भारत और चाइना के बॉर्डर को देखें तो लगभग दोनों के बीच में 2200 माइल का लंबा बॉर्डर है और ये जो बॉर्डर है एक्चुअली किसी कुछ विशेष एग्रीमेंट्स और जो प्रशासनिक अरेंजमेंट्स था उसके आधार पर रेगुलेट होता रहा है। और ये बॉर्डर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक नेचुरल डिवाइडिंग लाइन है जो कि हिमालय के दर्रे, पहाड़, नदियों के माध्यम से आसानी से एक दूसरे को बांटते हैं और किसी विशेष प्रकार का डिस्प्यूट्स नहीं है। भारत और चाइना का बॉर्डर को अगर हम देखें तो इसे 3 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। एक, भूटान के ईस्ट में जो क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र का बॉर्डर पड़ता है। दूसरा, यूपी के आसपास का बॉर्डर, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर। और तीसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र का बॉर्डर। तो इस तरीके से 3 एरिया में हम बांट सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन के रूप में जाना जाता है और एक नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर जो लद्दाख के बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो
यहाँ पे हमें मैकमोहन लाइन को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। मैकमोहन लाइन एक्चुअली मैकमोहन, जिनका पूरा नाम आर्थर हेनरी मैकमोहन था, ये 1914 के समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे। और जब शिमला समझौता 1914 में हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मैप पर इंडिया और चाइना के बीच को एक जो बॉर्डर है उसको एक लाइन के रूप में खींचा, क्योंकि एक बहुत ही नेचुरल लाइन था। नेचुरल लाइन होने के कारण उस समय आसानी से इसे मैप पे खींचा जा सकता था और इसलिए इसका नाम मैकमोहन लाइन पड़ा। इंडिया सदैव से मैकमोहन लाइन का सम्मान करता है और मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को साम्राज्यवादी लाइन कहता है और वो इसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक वही स्थिति लद्दाख के साथ अगर हम देखते हैं तो लद्दाख ऐतिहासिक साक्ष्यों से स्पष्ट है कि लद्दाख भारत का हिस्सा सदैव से रहा है, जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा रहा है। हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी ये बतलाते हैं कि लद्दाख से रेवेन्यू जम्मू कश्मीर को मिलता था। लेकिन 1899 में भी इंडिया ने चाइना को स्पष्ट रूप से एक नोट भेजा जिसमें कहा कि अक्साई चीन भारत के टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन चाइना इसे स्वीकार नहीं करता है और चाइना लद्दाख के बहुत बड़े हिस्से को अपना हिस्सा मानता है, जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना सिख और चाइना के बीच की लड़ाई जो कि 19वीं शताब्दी में हुई थी, जिसमें कि सिखों ने लद्दाख को भी जीता और चाइना के क्षेत्र को भी के क्षेत्र में भी प्रवेश किए। चाइना और सिखों में लड़ाई भी हुई और फाइनली एक एग्रीमेंट भी हुआ जिसमें कि सिख रेजिमेंट सिख शासक पीछे आए और फाइनली ये हुआ कि लद्दाख पूर्ण रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में था, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में था और चाइना उनके क्षेत्र में था। लेकिन आज के समय में चाइना लद्दाख के बहुत बड़े क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानता है। तो इस तरीके से हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट में लद्दाख का क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स के रूप में बनता चला गया। 1954 के पंचशील समझौते के बाद ही हम देखते हैं कि एक इंडियन पोस्ट था बाराहूटी। इस इंडियन पोस्ट को चाइना अपना पोस्ट बताता था और उनका कहना था कि भारतीय सैनिक बाराहूटी पोस्ट पे, जो कि चाइना का पोस्ट है, आधिपत्य बनाए हुए हैं। इंडिया ने इसका पुरजोर विरोध किया। इंडिया ने स्पष्ट कहा कि बाराहूटी यूपी उत्तर प्रदेश के स्टेट के अंतर्गत आता है और यह इंडियन पोस्ट है। 1954 में जब नेहरू चाइना गए, उन्होंने इस बात को भी चाइना के प्राइम मिनिस्टर चाओ एन लाई के सामने रखा, लेकिन चाओ एन लाई ने इसे एक छोटी घटना कह करके डिसमिस कर दिया और इस बात को जानबूझ करके इग्नोर किया। लेकिन डिस्प्यूट्स धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। जब 1958 में चाइना ने अपने मैप में इंडिया के टेरिटरी को अपने टेरिटरी बतलाया, तो इसका इंडिया ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन 23 जनवरी 1959 को चाइना ने स्पष्ट कहा कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पूर्ण रूप से कभी भी डिलिमिटाइज नहीं किए गए हैं और वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है। वो मैकमोहन लाइन को ब्रिटिश के आक्रामक पॉलिसी का परिणाम मानता है। वो तिब्बत को चाइना का रीजन मानता है। चाइना ने मैकमोहन लाइन को इलीगल घोषित कर दिया गया। चाओ एन लाई ने अपने लेटर में स्पष्ट लिखा कि अभी तक समय जो था बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के इंडिया से बात करने के अनुकूल नहीं था, अब वो समय अनुकूल आ गया है। इंडिया इस बात पे सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था कि अचानक अभी तक जो सब कुछ ठीक चल रहा था 1959 में, किस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर के समय अनुकूल हो गया बात करने के लिए। लेकिन चाइना इस बात पे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और चाइना ने इंडिया चाइना के बॉर्डर पे अपने ट्रुप्स को, अपने सेना को लगा दिया। यहाँ पे स्थिति को देखने की, समझने की जरूरत भी है। अब चाइना, एक तो तिब्बत का मुद्दा लगभग सुलझ चुका था और चाइना ने तिब्बत को अपना आंतरिक क्षेत्र बना लिया था। दूसरा, उस समय 1956-57 जब एक तरफ हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे थे और हमारे रिश्ते अच्छे समझ में आ रहे थे, उस समय चाइना अक्साई चीन में रोड तैयार कर रहा था। इस रोड का कहीं ना कहीं उद्देश्य ही था, इस रोड को बनाने का उद्देश्य ही था कि वह आसानी से अपने सैनिकों को और अपने सैन्य सामग्रियों को आसानी से इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लगा सके। लेकिन भारत इस बात को शायद समझ ना सका। भारत अभी तक ये समझ रहा था कि तिब्बत डिस्प्यूट्स के बाद भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1959 में चाओ एन लाई ने जब देखा कि अब परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल है चाइना की, तो उन लोगों ने फिर से इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से देखें, एक तरफ तो तिब्बत में जब रिवोल्ट हुआ, वहाँ के दलाई लामा भाग करके भारत आ गए और हमने उनको राजनीतिक शरण प्रदान किया।
चाइना के लिए इस स्थिति बिल्कुल अनुकूल था, क्योंकि अब वो तिब्बत में जो भी घटनाएं घटी उसका ब्लेम वो भारत पे डालने लगा और इसका लाभ उठाते हुए वो अब भारत के टेरिटरी पर भी आक्रमण करने का योजना बनाने लगा। उन लोगों ने 1959 जुलाई में खुमक फोर्ट जो लद्दाख में है, खुमक किला पे चाइना के सेना आ गए और उन लोगों ने अक्साई चीन में इंडियन पेट्रोल पार्टी को बंदी बना लिया। पेट्रोल पार्टी जो कि भारतीय सैनिक जो अपने क्षेत्र का आरक्षण करने के लिए वहाँ घूमती थी, उस पार्टी पेट्रोल पार्टी को इन लोगों ने बंदी बना लिया। इसके साथ साथ चाइनीज़ पेट्रोल पार्टी जो कि और नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के खिमसे माने बॉर्डर को भी क्रॉस कर लिया। अगस्त 1959 में अक्टूबर 1959 में भारत के 9 जवान को मारे गए और 10 जवान को उन्होंने बंदी बना लिया। ये घटना कोंगका पास के करीब हुआ। इस तरीके से चाइना दिन प्रतिदिन भारत के टेरिटरी में प्रवेश करता जा रहा था। भारत में ऐसी परिस्थिति को देखते हुए अब लोग विरोध का स्वर बहुत तेजी से मुखर के सामने आने लगा था। लोग चाइना के खिलाफ अब चाहते थे कि भारत सरकार कुछ एक्शन ले, लेकिन भारत सरकार चाह रही थी किसी भी तरीके से भारत और चाइना के रिश्ते में युद्ध की स्थिति ना बने। तो भारत ने चाइना के पास एक प्रपोजल रखा। भारत ने कहा कि चाइना जिसे बॉर्डर मानता है, यानी चाइना लद्दाख के जिस क्षेत्र को बॉर्डर मानता है, हम अपने सैनिकों के उसके साउथ यानी भारत के क्षेत्र की ओर हम ले आते हैं, और भारत जिसे बॉर्डर मानता है, भारत जिस क्षेत्र को बॉर्डर मानता है, चाइना अपने सैनिकों के उसके नॉर्थ में लेके जाए, जिस कारण से भारत और चाइना के ट्रूप्स में किसी तरह का झड़प नहीं होगा। लेकिन चाइना ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। चाइना अब पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए उत्सुक था। 8 सितंबर 1959 को चाइना के प्रीमियर ने स्पष्ट रूप से लगभग 50,000 स्क्वायर माइल्स के क्षेत्र को, भारत के क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया। और कोंगका पास की घटना के बाद अब भारत और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो अब लगभग टूटने के कगार पे थे। इंडिया का चाइना के प्रति जो पॉलिसी था उसे अब हर क्षेत्र से क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा था। पार्लियामेंट में भी लोग इंडिया के पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, विदेश भी, दूसरे देश भी इंडिया के पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, क्योंकि चाइना अब पानी हद से यानी कि सर के ऊपर से बहने लगा था। ऐसी स्थिति में भारत और चाइना अभी भी, भारत ने बहुत भरपूर प्रयास किया कि चाइना के साथ हमारे रिश्ते, हमारे जो डिफरेंसेस है वो रिजॉल्व हो। 1960 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चाइना दोनों मिले, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। कई हाई लेवल मीटिंग्स हुई, न्यू दिल्ली में और रंगून में भी 1960 में मीटिंग हुई, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इंडियन पब्लिक का जो सेंटिमेंट्स था, उसके सेंटिमेंट्स को देखते हुए फाइनली नेहरू को भी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाना पड़ा, और नेहरू ने अपने सैनिकों को इसका आदेश दिया कि जो सेना भारत में प्रवेश कर चुके हैं, किसी भी तरीके से इन्हें भारत के क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। और 1961 में इंडियन फोर्सेस ने अपने बॉर्डर्स पे लगभग 50 पोस्ट तैयार किए। जब इंडिया भी मिलिट्री एक्शंस लेने लगा तो चाइना को एक प्रोवोक करने के लिए, नाराज करने का एक बहाना मिला। उसे लगा कि इंडिया अब हम आक्रमण करने की परिस्थिति बना रहा है। चाइना उसी समय भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ भी 1962 में एक एग्रीमेंट कंक्लूड करता है। चाइना और पाकिस्तान का यह जो एग्रीमेंट था, ये बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला एग्रीमेंट था, क्योंकि पाकिस्तान उस समय अमेरिका का सहयोगी माना जाता था, और अमेरिका और चाइना ये दोनों अपोजिट राष्ट्र थे, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री था। लेकिन उसके बावजूद चाइना ने पाकिस्तान के साथ अपने एग्रीमेंट किए। यह स्पष्ट रूप से था कि यह जो एग्रीमेंट था, सिर्फ एक उद्देश्य था, इंडिया के खिलाफ इस एग्रीमेंट को, इस सहयोग को तैयार करना, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ था और चाइना भी। इस प्रकार से हम देखें, अब परिस्थिति बिल्कुल युद्ध की बन चुकी थी। 1962 जुलाई में गलवान पोस्ट, जो अभी भी बिल्कुल न्यूज़ में आज की मीडिया में भी पॉपुलर था, गलवान वैली में वहाँ जो एक इंडियन पोस्ट था उसको चाइना ने सीज कर लिया जुलाई 1962 में। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए 13 अक्टूबर 1962 को भारत सरकार ने भी अपने सैनिकों को कहा, अपने सेना को कहा कि चाइना को भारत के टेरिटरी से बाहर खदेड़ दिया जाए। लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल लिखते हैं, उन्होंने अपने अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है कि नेहरू का यह जो स्टेप था ये बहुत ही बोल्ड और करेजियस था, क्योंकि सबको ये जानते थे कि इंडिया मिलिटरली चाइना से बहुत कमज़ोर था, और अगर हम युद्ध की स्थिति में आते हैं, भारत मिलिट्री एक्शन लेता है, तो ये इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद नेहरू ने यह स्टेप लिया, और नेहरू के इस स्टेप को इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल सरप्राइजिंग और करेजियस मानते हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि अब भारत के सामने कोई भी
चारा नहीं था। परिस्थिति चाइना बिल्कुल इस तरीके का बना चुका था कि अब हमारे पास एक ही उपाय था कि अब हम चाइना के खिलाफ एक्शन लें। 20 अक्टूबर 1962 को जब चाइना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में और लद्दाख के क्षेत्र दोनों में व्यापक स्तर पर अटैक करता है, और नवंबर 16, 1962 को चाइना बॉमडिला के अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला के क्षेत्र को भी पार कर जाता है और असम के प्लेन्स के करीब पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे सैनिकों को भारी नुकसान, हमारे सैन्य ताकतों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि भारत भी चाइना को भारी नुकसान पहुंचाता है, परंतु ज़्यादा नुकसान भारत को होता है और चाइना के सैनिक धीरे धीरे भारत के टेरिटरी में बहुत आगे बढ़ते चले गए। ऐसी स्थिति में इंडिया ने ब्रिटेन और अमेरिका से सहयोग मांगा। उनके सहयोग मांगने पर ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को सहयोग करने के लिए सैन्य सामग्री उपलब्ध भी करवाया, जो विशेष करके पर्वतीय क्षेत्रों में युद्ध करने के सामग्री थे उसको उपलब्ध करवाया। जब ब्रिटेन और अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ तत्पश्चात 1962 के नवंबर में 21 नवंबर 1962 को चाइना ने सीज फायर घोषणा कर दी। हम यहाँ पे अब हम इस मैप के माध्यम से इंडिया और चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को थोड़ा समझेंगे। ये एक्चुअली इंडिया के नॉर्थ वेस्ट जो लद्दाख और अक्साई चीन का जो एरिया है उस बॉर्डर को दिखलाता है। यहाँ आप जो देख रहे हैं ब्लैक कलर से जो आप मार्क किया हुआ है, ये एक्चुअली इंडिया इस बॉर्डर को शुरू से मानता है और इसे रेगुलेट करता है। स्टार पॉइंट पर आप देख रहे होंगे, एक्चुअली ऐसे जो स्टार पॉइंट्स हैं ऐसे एक्चुअली पेट्रोल पॉइंट्स हैं, और इंडिया के सैनिक 1962 तक इन पेट्रोल पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करती थी। 1956-57 में आप ग्रीन मार्क्स से आप जो इस लाइन को देख रहे हैं ग्रीन मार्क्स का, 1956-57 में चाइना ने इस एरिया में जो कि अक्साई चीन होता है इसे बोला जाता है, इस एरिया में एक रोड बनाया। 1956-57 का पीरियड इंडिया और चाइना के बीच में हनीमून पीरियड जो कहा जाता था, एक्चुअली जब इंडिया और चाइना हिंदी चीनी भाई भाई एक तरफ बोला जा रहा था और दूसरी तरफ चाइना अपने कूटनीतिक चाल के माध्यम से यहाँ अपना रोड बनाता जा रहा था। इस रोड का बनाने का मकसद ही था ताकि चाइना अपने सैनिकों और सैन्य सामग्रियों को आसानी से बॉर्डर के एरिया में ले जा सके, और इसका लाभ भी उसे 1962 के युद्ध में मिला। 1959 के बाद एक्चुअली उसके पहले चाइना इस जो आपको ब्लू लाइन से जो दिख रहा है इस एरिया को इससे अपना बॉर्डर मानता था, लेकिन 1959 के बाद चाइना अब कहने लगा कि जो ये ऑरेंज लाइन है ये हमारा बॉर्डर है, और वो इस एरिया तक अपने आप को मानने लगा। और 1962 के युद्ध में चाइना इस एरिया तक, इस लोकेशन तक उसके सैनिक आए और यहीं पे फाइनली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना वो यहीं पे आकर के सीज फायर हुआ। आप इस मैप में देख सकते हैं ये जो लाइन है, ये जो फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ देख सकते हैं, एक्चुअली ये लेक है और इस लेक में एक्चुअली 8 पॉइंट्स है, जिसे कि 8 पेट्रोल पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स इंडिया के अधीन अभी भी हैं और 4 जो है चाइना के अधीन है। इस लेक को भी लेकर के डिस्प्यूट्स हमेशा बना रहता है। इसे ही पेंगोंग झील जो कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गलवान वैली आपको यहाँ पे दिख रहा है इस एरिया में, यहाँ भी डिस्प्यूट्स अभी हाल फिलहाल में सुनने को आया था। ये आपको कोंगका ला जो कि हमने डिस्प्यूट जिसका डिस्कस किया था कि जहाँ पर कोंगका ला का एरिया जहाँ पर कि हमारे नौजवानों को शहीद कर दिया गया था और कुछ जवानों को अरेस्ट भी कर लिया गया था। ये डेमचोंग का एरिया यहाँ पर है, ये भी डिस्प्यूटेड है क्योंकि डेमचोंग में भी चाइना इसे अपने आधिपत्य में मानता है। तो इस तरीके से समय समय के साथ चाइना अपने टेरिटरी को बढ़ाता चला गया और इस इतने बड़े एरिया लद्दाख इतने बड़े एरिया जो कि अक्साई चीन के रूप में जाना जाता है, यहाँ तक अपने सैनिकों को प्रवेश करवा चुका है। अब हम लोग आगे का देखते हैं। तो इस प्रकार 21 नवंबर 1962 को चाइना ने यूनिलैटरल यानी एक तरफा सीज फायर की घोषणा कर दी। चाइना ने 3 पॉइंट प्रपोजल दिया इंडिया को। चाइना ने कहा कि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहां सीज फायर हुआ उसको एक्सेप्ट करे और उसको ऑनर करे, रेस्पेक्ट करे, और दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 20 किलोमीटर बैक जाएंगे। इंडिया ने, और अगर इंडिया इसे रिफ्यूज़ करता है तो भी चाइना अपने सैनिकों को 20 किलोमीटर पीछे ले जाने को तैयार है, परंतु इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर रिस्पेक्ट करता है, इसे एक्सेप्ट करता है तो, और साथ ही साथ दोनों पीएम्स मिल करके इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन इंडिया ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया और कहा कि 8 सितंबर 1962 को जहां हमारे सैनिक थे, जहां चाइना के सैनिक थे, वो वहीं चले जाए और उस 8 सितंबर 1962 की स्थिति को फिर से रिस्टोर किया जाए। चाइना ने इस बात को रिजेक्ट किया। चाइना अब
इंडिया के खिलाफ एक तरह का एंटी इंडिया कैंपेन स्टार्ट कर चुका था। वो विश्व में चाइना इंडिया के इमेज को इस तरीके से बनाना चाहता था कि इंडिया अमेरिका जैसे राष्ट्रों के साथ खड़ा है और वह जानबूझ करके चाइना के टेरिटरी में प्रवेश करता है या उस पर आधिपत्य बनाए हुए है। जबकि इंडिया अभी भी चाइना के सपोर्ट में खड़ा दिखा, चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो या तिब्बत का मुद्दा हो या यूनाइटेड नेशंस में इंडिया चाइना के रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो। लेकिन 1962 के युद्ध में इंडिया को जिस ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ा, इसके कारण कहीं ना कहीं भारत की गरिमा को बहुत गहरे चोट पड़ा था। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। उसके पश्चात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पार्लियामेंट में कहा था कि चाइना एक्चुअली एशिया का गार्जियन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है और वह बाकी राष्ट्रों को बुलिंग करना चाहता है, उस पर अपना सुशासन जमाना चाहता है, लेकिन ये किसी भी आत्मसम्मान से भरे हुए राष्ट्र के लिए स्वीकार नहीं है। इस प्रकार से 1962 तक के स्थिति को हमने इस वीडियो में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।